नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, कार्टेज आर्मेड़ा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। कारण है, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या है? डी। ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे अभिकथन ए ये गलत है और ये आर कारण ये सही है। कार्टेज आर्मेड़ा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी, अतः अभिकथन ए सत्य है। इस व्यवस्था द्वारा बिना परिमट के कोई भी भारतीय अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? इसका आंसर है सी, चौथ। मराठा प्रशासन में चौथ कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 1/4 के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह फर्स्ट रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है? इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ये देखना है हमें। तो इसका आंसर है डी। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, ये गलत है। मोहम्मद शाह फर्स्ट 1719 से 1748 ईस्वी को रंगीला उपनाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा फर्रुख सैयद ने प्रदान की थी। शुल्क मुक्त व्यापार की सेवा किसने प्रदान की थी? फर्रुख सैयद ने। फर्रुख सैयद, फर्रुख सैयद ने प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? किससे था? आंग्ल नेपाल युद्ध से। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी हुआ। इस युद्ध का समापन सुगौली की संधि द्वारा हुआ, जिसका अनुमोदन मार्च 1816 में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है इसका? इसका विकल्प सत्य है इसका कूट बी, 4 2 3 1। तो चलिए देखते हैं ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1849 में। 1849। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। परमहंस मंडली की स्थापना बंबई में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, ये भी सही है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, ये भी सही है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वायसरायों में से कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था? कौन था वो? लॉर्ड लिटन।
वायसराय लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था। यह वर्ष 1867 से 80 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। 1878 में प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के कार्यकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी विदेश में? उपरोक्त सभी की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, इंडिया होम रूल सोसाइटी की, यूनाइटेड इंडिया हाउस की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1942 में, जापान में। कहाँ हुई थी ये? जापान में हुई थी 1942 में, जापान में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1905 में। और कहाँ हुई थी ये? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। 1908 में सिएटल यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? कौन सा था? इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया? इसका आंसर है ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 5 सितंबर 1920 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था ये? 1920। इस आंदोलन में उन्होंने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के समय मौर्यकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें? ए, पहला और दूसरा दोनों सही सत्य हैं इसमें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। कारण, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं। ए सही है इसका, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, ये सही है। और आर गलत है, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवोतमा एवं नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती नदी का नहीं, सिंधु नदी का। किसका हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है सर्वाधिक बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। 3 बार उल्लेख किसका किया गया है? यमुना नदी का। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राजसभा में निवास करते थे? किसकी राजसभा में करते थे? धर्मपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी था। इसी वंश के महान शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोनपुर बिहारों की स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र धर्मपाल के राजसभा में ही निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? कौन सा कर था वो?
खराज। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। जजिया कर गैर मुस्लिमों से यहाँ पे पूरा लिख नहीं सकती। जकात कर ये किससे लिया जाता? मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये धार्मिक कर था। किससे लिया जाता था? और मुस्लिमों से लिया जाता था। खुम्स, खुम्स क्या था? ये युद्ध में लूट से प्राप्त धन, युद्ध में लूट से प्राप्त धन था, इससे ये कर लिया जाता था। जो युद्ध होते थे उनमें जो धन लूटा जाता था उससे ये कर लिया जाता था। और खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम है। क्या कालक्रम है इसका सही? देखते हैं। इसका आंसर है सी, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और वेवेल योजना ये कब आई थी? 1945। 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। महाभारत के 20 पर्व में गीता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुगल कालीन पद और उनके कार्य। तो इसमें कौन सा पद सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, मुशर्रिफ समाचार लेखन। यहाँ समाचार लेखन दिया गया, ये गलत है। मुशर्रिफ इसको कहते हैं सहलेखाकार। इसको क्या कहेंगे? सहलेखाकार, सहलेखाकार। शवानी निगार समाचार लेखक, मुगल समाचार लेखक कार्य किसका था? शवानिह निगार, शवानिह निगार। बाकी सारे सुमेलित हैं। खुफिया नवीश, गुप्त पत्र लेखक, वाक्य नवीश, सूचना अधिकारी, मीरवर वन अधीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? विलग्राम युद्ध में। विलग्राम युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध कब हुआ था? 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी युद्ध हुआ था 1528 में। मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था ये। घाघरा युद्ध हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। अफगान एवं बाबर के मध्य। चौसा युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था ये, शेर खां एवं हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित है? कौन सा है? डी, उपरोक्त सभी। मुरीद, खानकाह, बाशरा। इस्लामी रहस्यवाद को सूफी मत या सूफी धर्म कहा जाता है। मुरीद सूफी विचारधारा के तहत जो लोग सूफी गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। खानकाह सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। वाशरा या वेशरा सूफियों के धर्म संघ थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? इसका आंसर है सी, नंदीवर्धन सेकंड। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630, 600 से 630। नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668, 630 से 668। परमेश्वर बर्मन फर्स्ट 670 से 700, 670 से 700। नंदी बर्मन सेकंड 731 से 796, 731 से 796। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बी, तायूनी आंदोलन 1890। तायूनी आंदोलन 1890। ये 1890 नहीं, ये 1839 होगा।
1839 और ये ढाका में हुआ था, ढाका में, ये गलत है। और बाकी सारे सुमेलित हैं। फरेजी आंदोलन फरीदपुर 1819 में हुआ था, 1819 में। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां इसके नेता थे। अलीगढ़ आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1875 में हुआ था और सर सैयद अहमद खां इसके नेता थे। अहमदिया आंदोलन फरीदकोट 1889-90 में हुआ था, गुलाम अहमद इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? इसका सही आंसर है बी, हुविष्क के। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कर्ण विशेष ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कर्ण विशेष ने। इसकी स्थापना कुजुल कर्ण विशेष ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क सबसे प्रतापी शासक था कुषाण वंश का। कुषाण वंश के शासक हुविष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर देख लेते हैं। ए, दंडपाशिक। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक ये कौन होता था? न्यायाधीश। महाबलाधिकृत सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, कारण यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या है? सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ए, पंपास। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है। लानोस वेनेजुएला, शेलवाश अमेजन बेसिन, पार्कलैंड अफ्रीका उष्णकटिबंधीय घास मैदानों के उदाहरण है। पंपास ब्राजील, ये कहाँ का है? ये ब्राजील। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान का उदाहरण है पंपास। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? ये समताप मंडल में। वायुमंडल में समताप मंडल का औसत विस्तार 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। असत्य कथन चुनें। तो इसका असत्य कथन कौन सा है? यह है डी, इनमें से कोई नहीं। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं, इससे इस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। ग्रेट लेक झीलों में सम्मिलित मिशिगन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? किस देश की राजधानी पड़ती है? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की। व्यापारिक पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवती निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? कौन करता है? गहरे महासागर। सूर्यताप का तात्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है। धवलता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। धरातल की विषमता, धरातल जितना अधिक ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ होगा धवलता उतनी ही कम होगी। पथरीला विषम धरातल कुछ ही किरण परावर्तित हो पाती हैं।
हिम आवरण और बलुई रेतीले जमाव सतह की विषमता को कम करते हैं, इसलिए धवलता का मान बढ़ जाता है। जल राशियों की गहराई जितनी अधिक होती है, सूर्यताप का परावर्तन धवलता उतना ही कम होती है, इसलिए छिछली जल राशि की प्रतिबिंब गहरी जल राशि की अपेक्षा अधिक चमकीली प्राप्त होती है। अतः गहराई बढ़ने पर धवलता घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखते हैं, जनजातियां और संबंधित क्षेत्र। सेमांग, इसका आंसर होगा सी, बोरो ब्राजील। बोरो जनजाति कहां से संबंधित है? ब्राजील क्षेत्र से। और बाकी देखते हैं, सेमांग, सेमांग यहाँ न्यूजीलैंड दिया गया है, ये न्यूजीलैंड से नहीं है, कहां से है, किस क्षेत्र से है? मलेशिया क्षेत्र से संबंधित है। और माओरी, माओरी किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है माओरी। और बंतु, बंतु अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप। बोरो ब्राजील, सेमांग मलेशिया, माओरी न्यूजीलैंड और बंतु अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर है बी, केवल 2, ये सत्य नहीं है। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका यूएसए से नहीं, स्पेन से ग्रहण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। नीतियां एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखता है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। देखते हैं, अभिकथन है, आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। और कारण है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही कूट क्या होगा? इसका सही कूट है बी, 2 1 5 3 6 4, 2 1 5 3 6 4। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट पारित होने की प्रक्रिया के 6 चरण हैं। कितने चरण हैं इसके? 6 चरण हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित होना, वित्त विधेयक का पारित होना। देखते हैं यहाँ, पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है आम बहस, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा है विनियोग विधेयक का पारित होना और 5वां है वित्त विधेयक पारित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय और स्थापना वर्ष, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? इसका आंसर है ए, इलाहाबाद 1868 दिया है यहाँ, ये होगा 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश 1971, जम्मू कश्मीर 1928, पटना 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सत्य कथन चुनना है इसमें भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, केवल 1। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, ये सही है। और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बोहरा समिति का संबंध है, किससे है बोहरा समिति का संबंध? आंसर है डी, राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच सांठगांठ से। और बोहरा समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? इसका 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद है। कौन सा इनका मुख्य उत्पाद? इसका आंसर है बी, आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में यह उल्लेखित किया कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय है, मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? कितने का किया जा सकता है? 64। वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं। किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल 16 गुणे 4 प्रत्याशियों का चुनाव इससे संभव है। कितना हो गया? 16 गुणे 4 64। निम्न में से कौन सा या कौन से इकोटोन का उदाहरण है? कूट से सही उत्तर चुनना है। इसका सही कूट चुनना है, तो इसका सही कूट क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी घास भूमियां, ज्वार नदमुख, नदी तट। इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदायों की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? किस देश की नहीं है? बोलीविया की। जिन देशों की समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती उन्हें भू आवेष्टित देश कहते हैं। बोलीविया एक भू आवेष्टित देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का एक अन्य भू आवेष्टित देश पराग्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? इसका आंसर है ए, करमेडेक गर्त कहाँ यहां दिया गया? उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इसका क्या होगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहां उत्तरी नहीं दक्षिणी होगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। और बाकी सारे सुमेलित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूटोरिका गर्त अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसर है बी, कृषि, सिंचाई एवं सड़कें। संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। युद्ध एवं संधि, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक इत्यादि संघ सूची में सम्मिलित है। कृषि, सिंचाई एवं सड़कें राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है इसका कार्यकाल? आंसर है 1, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है, क्या है? 7। भारत की कुल निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें से चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भूटान से इसकी स्थलीय सीमा लगती है। मालदीव एवं श्रीलंका के साथ इसकी समुद्री सीमा लगती है। तो स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश 7 होंगे और 2 कौन से हैं? जिनकी समुद्री सीमा लगती है, जिनसे समुद्री सीमा लगती है। यहां कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? डी होगा इसका आंसर, मैकाल पठार।
मैकाल पठार महाराष्ट्र में नहीं, ये कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है ये? मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अमरकंटक 1065 मीटर मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। इस पठार से सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती है। अन्य सभी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का इस उद्गम स्थल क्या है? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत इसका उद्गम स्थल है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी इसका उद्गम स्थल है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। कैसे होता है? आंसर है डी, नलिका, अवनलिका, फिर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसमें? इसका आंसर है बी, यूएनईपी द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनईपी के द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनईपी द्वारा किया जाता है। यह यूएन एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण स्थिति और प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन है। अभी तक इसकी 6 रिपोर्टों 2019 का प्रकाशन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है यहाँ पे, तो इसका आंसर है डी, गद्दी, गुजरात। तो यहाँ गद्दी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? गुजरात नहीं है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अन्य सभी सुमेलित है। ओंगे जनजात अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हलाम जनजात त्रिपुरा, लेपचा जनजात सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? किसकी जलवायु विशेषताओं में से एक है? ये है, इसका आंसर है सी, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। दैनिक तापांतर भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मेघालय के पठार में। मेघालय के पठार के दक्षिणी मंद ढाल वाले भाग में सूरमा घाटी तथा मेघना घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। इसका आंसर है बी, कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में हुआ इसका विस्थापन। इसका विभाजन कब कहाँ हुआ? कार्बोनिफेरस काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया स्थलखंड का विभाजन 2 भागों अंगारा लैंड उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग में लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता? किसको नहीं किया जाता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संसद के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को। संसद के राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ बताए, संसद के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी
निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 109 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। और अनुच्छेद 111 ये है विधेयक पर सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका डी, 4 2 3 1, 4 2 3 1। चलिए अब सुमेलित कर लेते हैं इनको। तमिलनाडु 39, राजस्थान 25 और गुजरात 26, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? पेशा अधिनियम लाया गया था, इसका आंसर है बी, भूरिया समिति के। पेशा अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर कब लाया गया था? 1996 में लाया गया था ये पेशा अधिनियम। सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति का गठन कब किया गया था? 1994 में, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना था कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से शून्यकाल के संबंध में सत्य हैं? शून्यकाल के संबंध में सत्य हैं, कौन सा सत्य है? इनमें से देखते हैं। इसका आंसर है बी, पहला और दूसरा सही है। शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, ये सही है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं, देखते हैं। इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। तो अनुच्छेद 31 उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता होगा। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, क्या है वो? अनुच्छेद डी, आंसर डी होगा इसका, अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध अनुच्छेद 6 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 50। लोकसभा के नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ दिया गया है ग्रेफियन
फॉलिकल। यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकॉल नहीं है, यहाँ है कॉर्पसल्यूटिक कोशिका। नाम थोड़ा टफ सा है, सल्यूटिक कोशिका। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। इंसुलिन बीटा कोशिका, ग्लूकॉन अल्फा कोशिका और सोमेटोस्टेटिन गामा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? डी, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी के निकट समुद्री तट से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायुदाब लगभग 1 सेंटीमीटर, पारा दाब कम होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। इसका वायुमंडलीय दाब की कमी से कोई संबंध नहीं है। अन्य सभी वायुमंडलीय दाब में कमी के उदाहरण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? कौन सा सत्य है रुधिर के संबंध में? डी, सभी कथन सत्य हैं। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? यकृत। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे यकृत प्रभावित होता है। एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम नामक कुछ कवक प्रजातियों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण का स्थिति का संबंध है। कुपोषण की स्थिति का संबंध है किससे है? डी, उपरोक्त सभी से। अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, अति पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। कारण, शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही कूट क्या है? इसका सही कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? डी, जीव द्रव्य का अभाव। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। विषाणुओं में सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ आरएनए एवं डीएनए की उपस्थिति और गुणन। विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं? जीव द्रव्य व कोशिकांगों का अभाव, श्वसन उत्सर्जन का अभाव। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? किससे गुजरना होगा? कांच के जल में। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? कौन सा एक प्रतिजैविक है? आंसर है डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसर है सी, व्यापार कर, बिक्री कर। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर भू राजस्व, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर, पथ कर, टोल टैक्स। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर क्या है? व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, वाहनों पर कर, परिवहन कर, प्रवेश कर, चुंगी कर, विज्ञापन कर, विद्युत पर कर व शुल्क, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सही कूट क्या है? इसका सही कूट है सी, 3 1 2 4। चलिए अब इनको सुमेलित कर लेते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोग, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो इसका कूट क्या है? इसका कूट है सी, 3 1 2 4। तो चलिए अब देखते हैं क्रम संख्या वित्त आयोग के अध्यक्षों की। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है और कारण है इसका इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या है? सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य कथन नहीं है? इसका आंसर है ए, केवल एक। 1992 से 93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया, ये सही है। और हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। तो हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का काला बाजार है, वैधानिक बाजार नहीं, काला बाजार है। मुद्रा की परिवर्तनीयता का अभिप्राय निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों में से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या बाजार विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदल लेने से है। नेक्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या है देखते हैं। इसका सही कूट है डी, 1 2 3 4। देखते हैं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2004, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। सत्य कथन है। कौन सा सही कथन है इसका? सी, पहला तथा दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है, किससे है ओ का आशय? आंसर है बी, ओन, ओन से। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत वोल्ट से आशय बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर है। इसी प्रकार वोट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वस्तुतः पीपीपी मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की स्थिति का द्योतक है। इसके अंतर्गत परियोजना का डिजाइन, निर्माण, अस्थायी रूप से संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अंततः सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सरकार ने पीपीपी मॉडल संबंधी विवादों के संदर्भ में वर्ष 2015 में विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसका आंसर है डी,
बिपिन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी जुलाई 2015 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2015 में देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? इसका आंसर है ए, घर्षण जनित बेरोजगारी। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में कमी होने से उत्पन्न बेरोजगारी की घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य है? आंसर है इसका ए, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज की उपज हेतु आर्थिक एवं कृषि संबंधी मदद का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी को, बाजरा, ज्वार, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? इसका आंसर है बी, गुजरात। गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात राजस्थान एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? इसका आंसर है डी, मल्होत्रा समिति। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका आंसर है सी, ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है बी, वर्ष 2024 तक। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है? कौन सी है? सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रतिशत 5.0% था, जबकि उसकी वृद्धि दर 6.0% रही। लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य इसका 2.1% और प्राप्ति दर 3.6%। पांचवी पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य है 4.4% और इसकी प्राप्ति दर है 4.8%। छठी पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति दर 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य इसका 5.0% और इसकी प्राप्ति दर है 6.0%। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य है 5.6% और प्राप्ति दर है 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है? इसका आंसर है डी, कौन सा है? हरियाणा। ISFR
2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा है। इसके पश्चात पंजाब एवं गोवा का स्थान है। शीर्ष वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया? किस वर्ष लिया गया? वर्ष 2010 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान नवंबर 2022 में देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? किसको माना गया है? ए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। कृषि समझौते के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति है, जैसे बिजली, पानी, उर्वरक आदि पर। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है। बेवरीज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके अलावा इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखी संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। इसमें कौन सा सही कूट है? सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? अंकटाड द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई वर्ष 2014 में। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना 27 जनवरी 2014 को की गई। यह भारतीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? शिशु लिंगानुपात का। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक समग्र सूचकांक है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिम्स का विस्तारित रूप है? आंसर है इसका सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रिम्स का विस्तारित रूप ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है। ट्रिम्स का संबंध WTO से है। यह केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू होते हैं। यह ऐसे उपायों को समाप्त करने की व्यवस्था करता है जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनते हैं। अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? मैंग्रोव। पारितंत्रों की घटती उत्पादक का क्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को हुई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। वर्ष 2009 में इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में किया गया। इसका सही कूट है बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है दक्षिणी अमेरिका से। मर्कोसुर की स्थापना हुई थी 1991 में। असुनसियन की संधि के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। यह दक्षिणी अमेरिकी देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत 4 देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे द्वारा की गई है। सीमा शुल्क संघ तथा व्यापार मुक्त क्षेत्र की तरह कार्य करता है जो यूरोपियन यूनियन की तरह कॉमन मार्केट होने की आकांक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? इसका आंसर है ए, गाजीपुर।
गोमती नदी एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत का दलदली क्षेत्र फुल्लर झील है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। नॉन फाइल प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर। बांसी, मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले सोनराई क्षेत्र ललितपुर तांवा। भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर सोना। कजराहट क्षेत्र सोनभद्र डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी सितंबर 2009 में। इसके अंतर्गत कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं? आंसर है बी, 59.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान कराते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? इसका आंसर है सी, दादरा एवं नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? सहरिया जनजाति। पहरिया, बैगा तथा खरवार सोनभद्र में पाई जाती है, जबकि सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के गठन की घोषणा की गई? इसका आंसर है भारत। अप्रैल 2023 में भारत द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगुआर, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक दौरे के दौरान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना? आंसर है ए, फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी हैं? USA की। क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह USA की निवासी हैं। मिशन आर्टेमिस 2 नासा का मिशन है। इसे वर्ष 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किविथू गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? का आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश से। अप्रैल 2023 में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के किविथू गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती देशों की सीमा से लगे गांवों को विकसित करना है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? मुंबई को। भारत के मुंबई शहर को वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में शामिल किया गया है। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी सूची
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु तमिलनाडु राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपरेल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल था वाशिंगटन, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई? रूस को। अप्रैल 2023 में यूएनएससी की अध्यक्षता रूस को सौंपी गई। यूक्रेन ने इसका कड़ा विरोध किया। रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? का आंसर है ए, किम कार्टन। किम कार्टन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। वह न्यूजीलैंड की निवासी हैं। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? अमेरिका। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ। इस वायु सैन्याभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित हुआ? अमेरिका। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ। इस वायु सैन्याभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? आंसर है ए, नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। यह समिति इस मामले पर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? किसने की है? अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने। अप्रैल 2023 में मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की? किसने की? बहरीन ने। बहरीन ने। अप्रैल 2023 में बहरीन ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय एवं विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं एवं लाभ प्रदान करना है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? किस देश द्वारा शुरू किया गया ये? सूडान द्वारा। अप्रैल 2023 में नाइजीरिया से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। यह अभियान सूडान में चल रही हिंसा से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित था। यह किस देश का ऑपरेशन कावेरी किस देश की पहल थी? ये सूडान की थी। और कहां से अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकाला उन्होंने? नाइजीरिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक का फोकस बिंदु अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दे एवं मध्य एशिया की स्थिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने हेतु इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस वर्ष के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया? बृहस्पति। अप्रैल 2023 में बृहस्पति ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया। मिशन को फ्रेंच गुयाना के कोरो यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है ये? तमिलनाडु से संबंधित है। अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका उत्पादन तमिलनाडु की कम्बम घाटी में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित फ्लाइनेक्स 2023 है एक, क्या है ये? अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित फ्लाइनेक्स 2023 एक नौसेना अभ्यास है। क्या है ये? नौसेना अभ्यास। अब इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के मध्य आपसी समझ में सुधार करना है। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक स्टडी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।